नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और अब बात करते हैं कोरोना की। तो दिल्ली मुंबई में केस बेशक घटे हों लेकिन देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। कल जो आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए उन आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश में 3.47 लाख केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में मौत का आंकड़ा पहुंच गया है 703 पर। बात करें अगर पॉजिटिविटी रेट की तो बढ़कर 17.94 पर पहुंच गई है पॉजिटिविटी रेट। अब राज्यवार आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो देश का आंकड़ा हमने आपको दिखाया। अगर राज्यवार आंकड़ों की बात की जाए तो केरल में 41,668 केस सामने आए हैं, 106 मौतें हुई हैं। कर्नाटक में 48,049 केस सामने आए हैं, 22 जाने गई हैं। महाराष्ट्र में 48,270 केस सामने आए हैं तो 52 मौतें हुई हैं। तो वहीं तमिलनाडु में 29,870 केस सामने आए हैं और 33 जाने गई हैं। गुजरात में 21,225 मामले सामने आए, 16 मौतें हुई हैं। राजस्थान में 16,878 केस सामने आए हैं और 15 मौत हुई है। जबकि राजधानी दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो वहां 10,756 केस दिल्ली में सामने आए हैं, 38 मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश में 9,603 केस, 4 मौतें। हरियाणा में 9,655 केस और 12 मौतें हुई हैं। वहीं आगे बढ़ते पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। वहां 9,154 मामले सामने आए हैं, 35 मौतें हुई हैं। असम में 6,897 केस सामने आए हैं, 15 मौतें हुई हैं। जम्मू कश्मीर में 5,720 मामले सामने आए हैं, 5 मौतें हुई हैं। तो गोवा की बात करें तो वहां 2,668 केस सामने आए हैं, 9 मौतें हुई हैं। छत्तीसगढ़ में 5,029 मामले सामने आए हैं, 8 मौतें हुई हैं। झारखंड में 2,015 केस सामने आए हैं तो 9 जान गई है। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 3,009 केस सामने आए हैं, 11 मौतें हुई हैं। तो आंकड़ों के जरिए आपने देखा कि कोरोना के केसेस कैसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये मुसीबत जल्द खत्म होने के आसार हैं। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा केस कल आने का दावा किया गया है, यानी इसके बाद कोरोना केसों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। पहले ये अनुमान फरवरी के लिए था। सवाल ये कि क्या अनुमान से भी तेजी से फैली है कोरोना की तीसरी लहर? मुंबई में सोमवार से फिर खुल रहे हैं स्कूल। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने की ऑड इवन खत्म कर बाजार खुलने की वकालत। दो शहरों की ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि हालात काबू में आ रहे हैं। हालांकि देश में लगातार बढ़ते कोरोना केसों का आंकड़ा डराने वाला है। हालांकि कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल दावा कर रहे हैं कि कल यानी 23 जनवरी को देश में कोरोना केसों का पीक आ जाएगा। नहीं, हमारा जो मॉडल है उसके अनुसार भारत में 23 तारीख पे उच्चतम स्तर पे केसेस रहेंगे। उसके बाद संख्या कम होनी प्रारंभ हो जाएगी। जी, उच्चतम स्तर का मतलब मार्क कितना देखा जाएगा कि 10 लाख के आसपास जाएगा, 5 लाख के आसपास जाएगा, कितने केसेस आएंगे? हमारे अंदाज से 4 लाख से कम ही रहने चाहिए केसेस। यानी इसके बाद देश में कोरोना केस घटने शुरू हो जाएंगे। फरवरी तक रोजाना के 20 से 25 हजार केस रह जाने का दावा है। होली तक कोरोना के पूरी तरह काबू में आने का अनुमान है। कई जगह तो फरवरी के शुरू तक होते होते संख्या काफी कम हो जाएगी और पूरा अगर हम भारत के तरफ से देखें तो फरवरी के अंत तक संख्या काफी कम हो जाएगी। प्रोफेसर मणिंद्र ने फरवरी में कोरोना का पीक आने का दावा किया था, लेकिन तेजी से फैलते कोरोना के बाद उन्हें अपनी पिछली भविष्यवाणी में सुधार करना पड़ा। पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल गणितीय मॉडल के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। अगर ये बात सच साबित होती है तो ये देश के लिए गुड न्यूज साबित होगी। तो 23 जनवरी के बाद से जो कोरोना के मामले हैं उनमें कमी दर्ज की जाएगी। एक के बाद एक आंकड़े सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि इस बार कोरोना की लहर उतना नुकसान नहीं कर पाई। इसकी एक बड़ी वजह वैक्सीनेशन है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शहर शहर के आंकड़े अलग अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई में केस घट रहे हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में केस बढ़ रहे हैं। देश के 6 राज्यों में मौजूद अस्पतालों के नेटवर्क वाला मैक्स हेल्थ केयर आंकड़ों के आधार पर दावा कर रहा है कि इस बार संक्रमण हल्का है।
देखिए, अगर मैं बताऊं वेव 1 और वेव 2 को हम कंपेयर करें प्रेजेंट वेव 3 से, तो वेव 1 जो थी वो मार्च 2020 से जनवरी 2021 मतलब 10 महीने की थी, जिसमें कुल हमारे पैन मैक्स जो पूरे नेटवर्क हॉस्पिटल्स में हमारे जो हम स्प्रेड ओवर 6 स्टेट्स हैं, उसमें हमने लगभग 21,000 एडमिशंस करी थी। सेकेंड वेव जो कि बहुत छोटी वेव थी, 3 महीने रही, मार्च मिड से लेके जून मिड तक 2021, उस 3 महीने में कम अराउंड 12,000 एडमिशंस हुई थी। और अभी जो थर्ड वेव है, जिसको हम कहें 15 दिसंबर को अगर देखा इंडिया में शुरू हुई है और अभी हम 5वें हफ्ते पे हैं, तो इस 5 हफ्ते में मैक्स हेल्थ केयर में हमने अबाउट लगभग 1300-1400 एडमिशंस करी हैं। तो इससे ये चीज तो बहुत क्लियर हो रही है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है इस बार, वो बहुत कम है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों लहर की पीक की तुलना करें तो समझ आता है कि इस बार अस्पतालों में दाखिल होने की जरूरत कम पड़ी है। अगर आप याद करें कि वेव 2 में अगर दिल्ली की हम बात करते हैं, जो पीक में एक दिन में 27,000 केसेस आए थे, इस बार वो हाईएस्ट नंबर 28,000 रहा है एक दिन में। तब सेकेंड वेव में जब 27,000 न्यू केसेस थे दिन में दिल्ली में, तब हॉस्पिटल्स, अगर हम मैक्स हेल्थ केयर की बात करें, हमारे सारे हॉस्पिटल्स बिल्कुल फुल थे। तो कुल मैक्स हॉस्पिटल्स में उस टाइम एक दिन में मुझे याद है 2,000 पेशेंट्स एडमिटेड थे। आज की तारीख में जिस दिन 28,000 नंबर केसेस भी आए दिल्ली में, हमारे 50% बेड्स कोविड के खाली थे। ठीक है, तो ये एक बड़ा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है ये बताने के लिए कि जनरली डिजीज माइल्ड है, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स घर में मैनेज हो रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर उन लोगों पर कहर ढा रही है जिन्होंने या तो वैक्सीन नहीं ली या ऐसे बुजुर्ग जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं। अब मौतें हो रही हैं। अगर हम मोर्टेलिटी रेट को कंपेयर करें तो जो वेव 1 में अगर 7% था, वेव 2 में वो 10% के लगभग था, वेव 3 में अब वो थोड़ा बढ़ के 6% तक पहुंच गया है। अब ये लोग जो मर रहे हैं वो कौन है? इसमें एक बार हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस बार देखी है कि 60% पेशेंट्स, लगभग 60 से ऊपर % पेशेंट्स जिनकी डेथ हुई है वो लोग थे जो अनवैक्सीनेटेड थे, जिन्होंने अपना कोविड का वैक्सीनेशन नहीं लिया। और दूसरा कैटेगरी हमने देख रहे हैं कि इस बार जो लोग सीरियस हो रहे हैं, जो आईसीयू में आ रहे हैं, जो मर रहे हैं, वो हैं जो काफी एल्डरली हैं, 70 साल से ऊपर हैं और जिनको बहुत सीरियस मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। दावा है कि दिल्ली मुंबई से कोरोना का पीक गुजर चुका है, ऐसे में केसों में कमी आना तय है। दावा है कि पिछली लहर में 70 से 80% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, जबकि इस बार ये दर 20 से 25% है। इसकी एक वजह वैक्सीनेशन है। अब भी सलाह ये है कि वैक्सीन जरूरी है और साथ ही सावधानी भी। दिल्ली से संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन पर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना संक्रमण के 3 महीने बाद वैक्सीन दी जाएगी। ये नियम उन लोगों पर तो लागू होगा ही जिन्हें अब तक कोरोना का टीका नहीं लगा है, ये नियम उन पर भी लागू होगा जिन्हें बूस्टर डोज अब दी जानी थी। इस बारे में केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है। कोरोना का टीका कब लगे? कई लोगों को कोरोना के टीके लग चुके हैं लेकिन अब बूस्टर डोज लगने हैं, लेकिन ये जो नई गाइडलाइन है वो बूस्टर डोज पर भी लागू होनी है। अब आपको बताते हैं कि देश में अब तक कितने टीके लग चुके हैं। आपको बता दें 160 करोड़ लोगों को 43,70,000 टीके लगाए जा चुके हैं। साथ ही 88 करोड़ 25 लाख लोगों को पहली डोजेस लगाई जा चुकी है अब तक, जबकि 67 करोड़ 53 लाख लोगों को दोनों डोजेस अब तक लगाई जा चुकी है। अब तक प्रिकॉशन डोजेस 68,61,000 लोगों को लगाई जा चुकी है, जबकि 15+ में अब तक 3 करोड़ 96 लाख बच्चों को टीके की पहली डोज भी लग चुकी है। तो वैक्सीनेशन की क्या रफ्तार है भारत में, ये हमने आपको आंकड़ों के जरिए बताया। और कोरोना को लेकर के नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के क्या नए गाइडलाइंस है, ये भी आपने एबीपी न्यूज पर देखा। देखिए, चुनाव सामने है। रैलियों रोड शो पर चुनाव आयोग की पाबंदी आज खत्म हो रही है, यानी कल से पार्टियां रैलियां करने के लिए स्वतंत्र होगी। अब सवाल ये कि जब पाबंदी के दौर में नेता नियम नहीं मान रहे, तब पाबंदी हटने पर क्या होगा। ऐसे में आज चुनाव आयोग की अहम बैठक होने जा रही है। चुनावी राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रैलियों पर पाबंदी और बढ़ेगी। जश्न ऐसा कि भीड़ कंट्रोल करने के नियम शर्मा जाए।
यूपी के मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से एसपी प्रत्याशी नामांकन भरने पहुंचे तो कार्यकर्ता नियम तोड़कर सड़कों पर उतर आए। यही हाल लगभग हर सीट और हर शख्स का है। छोटा या बड़ा नेता, हर किसी के कार्यक्रम में यही हाल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा में डोर टू डोर प्रचार से पहले पूजा पाठ कर रहे हैं। जेपी नड्डा के साथ भी मंदिर के अंदर ही कई लोग मौजूद थे और सबके सब कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे थे। बड़ी बड़ी रैलियों और जुलूसों पर चुनाव आयोग की पाबंदी आज खत्म हो रही है। 8 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के साथ ही आयोग ने पहले 15 जनवरी तक ये पाबंदियां बढ़ाई और फिर इन्हें 22 जनवरी तक और बढ़ा दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब चुनाव आयोग इन पाबंदियों को हटाएगा, क्योंकि चुनावी राज्यों में तो केस लगातार बढ़ ही रहे हैं और मौतों का सिलसिला भी थमा नहीं है। उदाहरण के तौर पर यूपी में देखिए, जहां 8 जनवरी को यानी चुनावों के ऐलान के दिन 6,411 केस आए थे, जबकि 21 जनवरी को 16,142 केस सामने आए। कल सामने आए आंकड़ों के मुताबिक कुल 22 मौत हुई, जो 25 जून 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। पंजाब की बात करें तो यहां 8 जनवरी को 3,643 डेली केस थे, जो अब 21 जनवरी को बढ़कर 7,792 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 28 लोगों की मौत हुई। इसी तरह से उत्तराखंड में 8 जनवरी को 1,560 रोजाना के केस थे, जो अब बढ़कर 4,818 हो गए हैं। कुल 8 मौत रिकॉर्ड की गई। सिर्फ इन 5 चुनावी राज्यों में पूरे देश के 10% एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा 97,329 उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद पंजाब में 47,400, उत्तराखंड में 24,255, गोवा में 22,460 और मणिपुर में 2,384 एक्टिव केस हैं। इस तरह से इन 5 राज्यों में कुल 1,93,828 एक्टिव केस हैं। लेकिन इसके बावजूद 22 तारीख के बाद पार्टियों ने चुनावी प्रचार की पुरजोर तैयारी की हुई है। जैसे गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में घर घर जाकर संपर्क अभियान चलाएंगे। योगी अलीगढ़ और बुलंदशहर के दौरे पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर और अमरोहा के दौरे पर हैं। सभी नेता वैसे तो डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं, इस दौरान बैठक भी लेंगे। लेकिन लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा ही हाल दूसरे दलों के नेताओं का है। ऐसे में बड़ा फैसला चुनाव आयोग को लेना है। रैलियों पर पाबंदी की समय सीमा आज खत्म हो रही है। क्या ऐसे में चुनाव आयोग रैलियों, रोड शो और बाइक शो पर रोक की तारीख को आगे बढ़ाएगा? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भीड़ बढ़ाने वाले कार्यक्रम करने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग कोई चाबुक चलाएगा? तो चुनाव आयोग का क्या फैसला रहेगा, आपको दिखाते रहेंगे हर पल की अपडेट एबीपी न्यूज पर। और अब बात करते हैं यूपी की सियासत के सुपर शनिवार की। पहले चरण की वोटिंग से पहले आज बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतारने वाली है। वहीं अखिलेश भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर ले सकते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। शामली और मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अमित शाह। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक और मंथन करेंगे। तो वहीं सीएम योगी भी अलीगढ़ और बुलंदशहर का दौरा करेंगे। तो अमित शाह के प्रचार कार्यक्रम का समय जो है वो भी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी 12:30 बजे होंगे। अलीगढ़ में अलग अलग जगहों पर जनसंपर्क करेंगे। रघुनाथ पैलेस, जीटी रोड में जनता से संवाद कार्यक्रम तय है आज मुख्यमंत्री योगी का। तो इसके अलावा अलीगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर में दोपहर 2 बजे अलग अलग जगहों पर जनसंपर्क का कार्यक्रम है। बुलंदशहर के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ चर्चा करेंगे। पूरा दमखम प्रचार में और आज ये सुपर शनिवार है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 1:30 बजे बिजनौर के जेविस रिजॉर्ट से चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरनगर के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। दोपहर 3 बजे गजरौला में सांसद कंवर सिंह तंवर के घर पर बैठक करेंगे। साथ ही अमरोहा, मुरादाबाद और मेरठ के पदाधिकारियों के साथ
चुनावी चर्चा भी करेंगे जेपी नड्डा। तो धुआंधार प्रचार आज बीजेपी के इन कद्दावर नेताओं का। ये प्रमुख चेहरे आज जमीन पर होंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को, साथ ही जीत का मंत्र भी देंगे। तो चुनावी सुपर सैटरडे पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देखिए, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 85 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान हुआ है, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल हैं। 85 सीटों में से कुछ बड़े नाम पर एक बार नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 16 जनवरी को बीजेपी में शामिल हुए पूर्व IPS असीम अरुण को कन्नौज से टिकट दिया गया है। वहीं अदिति सिंह को रायबरेली से टिकट मिला है। नितिन अग्रवाल को हरदोई से टिकट दिया गया है, ये भी अहम सीट है। विधुना से रिया शाक्य को टिकट मिला है। साथ ही आपको बताएं, हाल ही में BSP छोड़कर बीजेपी में आए रामवीर उपाध्याय को सादाबाद से, तो वहीं हरिओम यादव को सिरसारंज से टिकट मिला है। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। करीब 200 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला नहीं निकाल पाई है बीजेपी। महीनों से दिल्ली से लखनऊ तक में जो मीटिंग चल रही थी वो अब भी जारी है। कल भी CM योगी से संजय निषाद की मुलाकात हुई, लेकिन बात अब तक नहीं बन पाई। 3 दिन पहले यूपी में गठबंधन के सहयोगियों के साथ बीजेपी ने मैराथन मीटिंग की थी, लेकिन दिल्ली में हुई उस मीटिंग में सीटों के बंटवारे का फार्मूला नहीं निकल पाया था। लिहाजा कल एक बार फिर लखनऊ में निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद ने CM योगी के साथ मीटिंग की। मुलाकात के बाद डॉक्टर संजय निषाद ने बयान भी दिया। निश्चित रूप से मैंने पहले भी बता दिया कि हमारे ज्यादातर प्रत्याशी अपने सिंबल पर भोजन भरी थाली तैयारी कर रखे हैं। वो जीत के समीकरण में है, वो जीत रहे। कुछ दो एक ऐसे प्रत्याशी हैं, 2 4 5 की कम से कम वो वहाँ वो ट्रांसफर होने में दिक्कत हो बीजेपी के सिंबल पर। बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच मीटिंग का ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा, लेकिन सवाल है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला क्यों नहीं निकल पा रहा। पूर्वांचल की कई विधानसभा सीटों पर निषाद जाति के वोटरों का दबदबा है। खुद CM योगी के गढ़ गोरखपुर में ही निषाद समाज के 3.5 लाख वोटर हैं। जिले की करीब हर विधानसभा क्षेत्र में इनकी तादाद इतनी है कि निर्णायक भूमिका में है। गोरखपुर की हर विधानसभा सीट पर हजारों की तादाद में निषाद वोटर हैं। इन निषाद वोटरों को साधने के लिए सारे राजनीतिक दल अपने अपने हथकंडे आजमा रहे हैं। पिछले चुनावों में निषादों ने खुलकर लगभग हर पार्टी को मौका दिया हुआ है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनावों से पहले भूमिका बदली हुई है। निषाद समाज को केंद्र बिंदु में रखकर एक पार्टी मैदान में है और एक दौर में प्रभु श्री राम की नैया पार कराने वाले निषाद राज को पूजने वाले निषाद इस बार चुनावों में किसकी नैया लगाएंगे पार। गोरखपुर के भीतर निषाद समाज की राजनीतिक नब्ज टटोलने जब हमारी टीम लोगों के बीच पहुंची, तो इलाके में हर निषाद वोटर की जुबान पर डॉक्टर संजय निषाद का नाम था। कोई नहीं कुछ किया, जब से संजय डॉक्टर आए तब से हम लोग के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग को साथ दे रहे हैं, हम लोग उसी को समझते हैं और किसी को नहीं समझते हैं। हम लोग यही चला निषाद पार्टी के लिए दिया जाओ, काहे से कि और कोई हम लोग मछिया है नहीं कि आगे बढ़ाने वाला। समय गंवाया है, अब तो हमारे हाथ में आ गया समय। हाँ, अब हमारे डॉक्टर साहब हम लोग को जगा दिए हैं, हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। पूर्वांचल में निषाद जाति के अंतर्गत कई उपनाम वाली जातियां थी। कहा जाता है कि संजय निषाद की पार्टी ने इन तमाम उपजातियों को एकजुट किया और इस तरह पूर्वांचल की तमाम सीटों पर बड़ा निषाद वोट बैंक खड़ा हो गया, जिनकी 2022 के चुनाव में बड़ी भूमिका रहने वाली है। अब बात चुनावी राज्य उत्तराखंड की। देखिए, उत्तराखंड में भक्त और भगवान की लड़ाई खत्म हो चुकी है। हरक सिंह रावत अब कांग्रेस नेता बन चुके हैं। दिल्ली में हरक सिंह रावत ने अपनी बहू के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली, साथ ही सरकार बनाकर प्रायश्चित करने का दावा भी किया। तो ये तय हो गया कि हरक सिंह रावत का हाथ अब कांग्रेस के साथ है।
दिल्ली में हरक सिंह रावत और उनकी बहू अनुकृति ने कांग्रेस की सदस्यता ली। सदस्यता ग्रहण करने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि वो गिलहरी की तरह पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। और मैं सोचता हूँ मेरा प्रायश्चित तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन 10 मार्च को काउंटिंग होगी और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो मैं समझूंगा कि जो मैंने एक गलती 2016 में की थी, आज उस गलती को मुझे माफी मिल गई है। इस बयान के सियासी मायने हैं, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरीश रावत ने कहा था कि कांग्रेस भगवान है। कांग्रेस भगवान की तरीके से है, उसके बहुत सारे भक्त होते हैं। कोई हर भक्त साफ सुथरा हो ये जरूरी थोड़ी है, तो कोई भी भक्त हो सकता है। और भक्त कैसे देवता को प्रसन्न करना चाहता है, ये भक्त और देवता के बीच की बात है। यानी भक्त ने भगवान को खुश कर दिया। हरक सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी का आभार जताया, तो बहू अनुकृति ने बीजेपी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। अब सोशल मीडिया में अगर आपको अपनी गलती छुपानी तो आपको कुछ तो कहते हैं। आप अगर अपनी गलती को हाइड करना चाहते तो आप कोई भी इल्जाम लगा दीजिए कि 2 टिकट मांग रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। शर्त उन्होंने कहीं भी नहीं रखी, ना वहाँ रखी ना यहाँ रखी। तो ये बिल्कुल मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल ही बेसलेस एलिगेशन है। हालांकि अपने बयान में अनुकृति ने ये भी साफ कर दिया कि वो चुनाव लड़ने को तैयार है, बस पार्टी से टिकट वाली हरी झंडी का इंतजार है। देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर पार्टी को लगेगा कि मैं लायक हूँ, मुझ पर भरोसा करेगी तो जैसा पार्टी का आदेश होगा, जैसा उनका निर्देशन होगा, उस निर्देश पे काम करेंगे। देर रात तक दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस नेताओं की माने तो सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है। सभी कैंडिडेट फाइनलाइज हो गए। 70 में से 70? हाँ, 70 में से 70। 3-4 जगह जो है टेक्निकली हम जो है जरा सा विल टेक लिटिल बिट लॉन्गर, लेकिन स्ट्रेटेजिकल कैलकुलेशन से बाकी डिक्लेयर किसी समय भी डिक्लेयर। उत्तराखंड में 14 फरवरी को 70 सीटों पर मतदान होने वाला है। संवाददाता आशीष सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं एक ऐसे बयान की जिसको लेकर यूपी की सियासत में नया संग्राम छिड़ गया है। प्रियंका गांधी के इशारों ही इशारों में छोटे से बयान पर यूपी की राजनीति में बड़ा घमासान मचा हुआ है। खुद को सीएम कैंडिडेट बताने पर बीजेपी उन्हें घेर रही है। उनके बयान से लेकर उनकी पॉलिटिकल स्टाइल पर यूपी की आवाम क्या सोचती है, इस रिपोर्ट में देखिए। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। प्रियंका गांधी के इस बयान से यूपी के चुनावी माहौल में नई चर्चा शुरू हो गई है और कांग्रेस रेस में हो या ना हो, बीजेपी को हमले का एक और मौका भी मिल गया है। अब इशारों को मैं कैसे समझ सकता हूं? जब उनके पार्टी के लोग नहीं समझ पाए तो मैं कैसे समझ सकता हूं? बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आ रही है, तो फिर सीएम बनना तो सपने सरीखा ही है। कांग्रेस को सीट आने वाली है 0। अगर एक सीट भी आए तो बात हो, यहाँ तो सीट ही नहीं आने वाली है। लेकिन पंजाब के सीएम चन्नी ने विरोधियों के वार का जवाब दिया है, ये कहते हुए प्रियंका गांधी तो बहुत काबिल हैं, उनके सीएम बनने से यूपी का कायाकल्प हो जाएगा। प्रियंका गांधी तो शेर नहीं है, इसको आगे लेकर आना चाहिए। तो हमारी बड़ी नेता है और बहुत ही काबिल और दूरंदेशी वाली नेता है। अगर ये यूपी में सीएम बनती हैं, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी। अपनी नेता की तरफदारी तो मजबूरी है, लेकिन यूपी की जनता को कैसे समझाएंगे जो ये मान रही है कि अब की बार तो प्रियंका रेस में ही नहीं है। मुकाबला तो बीजेपी और एसपी के बीच हो रहा है। कांग्रेस का भी तो लड़ाई तो है नहीं, मान लीजिए कोई मतलब है नहीं। मेन लड़ाई भाजपा और सपा की ही है। हमें नहीं लगता कि मतलब वह युवाओं को 20 लाख रोजगार देंगे। ये तो झांसे में रखा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार देंगे। दिल्ली में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली में एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। दिल्ली में मौसम ने करवट मारी है। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में गिरावट आने की भी संभावना है। इससे ठंड भी बढ़ेगी। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली एनसीआर में रात से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम का मिजाज बदल गया है और अब बारिश के बाद तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। पहली तस्वीर अक्षरधाम से, दूसरी तस्वीर आईटीओ की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद कुछ ऐसा नजारा नजर आ रहा है।
अक्षरधाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अक्षरधाम का वो फ्लाईओवर जाने वाला रास्ता है जहां बारिश के बाद सड़कों पर थोड़ा सा कोहरा भी है, साथ ही बारिश की बूंदें और लोग इस स्थिति में भी सफर करते हुए। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बात करते हैं पंजाब की। सबसे पहले पंजाब में कांग्रेस सीएम चन्नी को 2 सीटों पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। सवाल है कि क्या चन्नी ही पंजाब में सीएम उम्मीदवार होंगे। लेकिन एबीपी न्यूज से बातचीत में सिद्धू और सीएम चन्नी दोनों ही नेताओं ने इशारों में सीएम कैंडिडेट बनने की इच्छा आलाकमान को जाहिर कर दी है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान तो हो चुका है। लेकिन अभी चन्नी के लिए एक सीट का ऐलान और हो सकता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीएम चन्नी को 2 सीटों से चुनाव लड़ाना चाहती है। चमकौर साहिब सीट से चन्नी के लड़ने का ऐलान हो चुका है। बरनाला की सुरक्षित सीट से भी चन्नी को उतारने की तैयारी है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक चन्नी को 2 सीटों से लड़ाने की रणनीति की वजह चमकौर साहिब से चन्नी की कमजोर स्थिति नहीं है, बल्कि पार्टी चन्नी के सहारे मालवा क्षेत्र में मजबूती हासिल करना चाहती है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस चन्नी को सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है, क्योंकि पार्टी चमकौर साहिब पर कॉन्फिडेंट नहीं है। 3 से लड़े, अगर पहली सीट पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो पहले वो तो सिद्धू साहब के साथ जो उनकी समस्या है उनको हल करें पहले। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल तो ये है कि अगर चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे तो क्या इसका मतलब यही है कि पंजाब में चन्नी ही होंगे कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट? इस सवाल को और हवा देने का काम किया है खुद सीएम चन्नी ने। एबीपी न्यूज के सवाल पर उनका जवाब सुनिए। नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय होता है। कई बार जैसे आप मुझे कह रहे हो कि आपका चेहरा अच्छा है, लोग पसंद करते हैं, इसलिए किसी एरिया को उठाने के लिए उस तरफ से मुझे पार्टी कहीं लड़ा सकती है। पिछली बार भी कांग्रेस ने अपने सीएम चेहरे को 2 बार लड़ाया था, कईयों को 2 बार लड़ाया है। ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस में। साफ है कि चन्नी और सिद्धू दोनों के मन में सीएम बनने का सपना है और दोनों आला कमान से आस लगाए बैठे हैं। और आला कमान नाराज ना हो जाए, बयानों में इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। मैं भैया डिसिप्लिन्ड सोल्जर हूँ। सिद्धू को चेहरा देंगे तो मैं सिद्धू के साथ हूँ, अगर अपने सुखी रंधावा को देंगे मैं उनके साथ हूँ, आप बिट्टू का दे देंगे मैं उनके साथ हूँ, किसी और का देंगे मैं उसके साथ हूँ। मैं पार्टी के साथ हूँ और पब्लिक के साथ हूँ। अब एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सिद्धू के मन की बात जानिए, जिसमें सिद्धू भी आला कमान से अरदास करते नजर आते हैं। हाईकमान ने अनुमति दी तो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने वाला ये सिख, हर हर महादेव कहने वाला ये सिख, मैं आपको गारंटी देता हूं कि कैसा सिस्टम बनाऊंगा कि पंजाब को पुनर्गठित करके उसका पुनरुत्थान करूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। हाँ, ना करने दिया तो कोई गिला नहीं, प्रयास में। इफ आई फेल, द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज टू ट्राई अगेन, एंड इफ आई फेल, the next best thing is to try again. I'm not obligated to succeed. I'm obligated to try my darnest best. और मेरी किसी भी कोशिश में आपको अधूरापन नहीं मिलेगा। शेर को पिंजड़े में बांध नहीं सकता कोई, और शेर जो कार्य करता है पूरी ताकत लगा के करता है, अधूरा नहीं साहब, पूरा करता है। निर्णय लेने की ताकत जिस दिन आएगी, चाहे वो एक छोटी सी मिनिस्ट्री क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा एक कुज्जा क्यों ना हो, ठोक दूंगा, रोक दूंगा और एक सिस्टम खड़ा कर दूंगा। हालांकि इस इंटरव्यू में सिद्धू ने रिश्तेदार के घर ईडी की छापेमारी मामले में सीएम चन्नी का बचाव भी किया है। मैं कहता हूं पैसे की रिकवरी हुई है, इसमें कोई आनाकानी नहीं, लेकिन आप प्रूव करें। नहीं, पैसे मिले हैं, सबने कैमरे पे देखे। भैया उसका कनेक्शन क्या है, मुझे ये बताए ना। पर कोई 8-10 करोड़ रुपए कैसे घर में रख सकता है? मेरी एक बात सुनिए, मैं उसको जस्टिफाई कर ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि चन्नी इसमें कैसे इन्वॉल्व है, और चन्नी अगर इन्वॉल्व था तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का केस है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा कि हमारे राज में, उसमें मैं बड़ी थी कि मैं ये जानता हूं 20-25 बंदे इन्वॉल्व थे। तो वो क्या कर रहा था, उसके नाक के नीचे अगर माइनिंग हो रही थी तो वो क्या कर रहा था, धार चो रहा था, क्या कर रहा था वो? अब आपको दिखाते हैं अजब एमपी की गजब सियासी कहानी। इस कहानी के 3 किरदार हैं और तीनों में एक समानता है, और ये कि ये तीनों एमपी में कभी ना कभी सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। एक हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे कमलनाथ और तीसरे दिग्विजय सिंह।
आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है जिसमें एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर है जिसमें कमलनाथ और शिवराज के बीच स्टेट हैंगर पर बातचीत चल रही है। इसमें कुछ गलत भी नहीं, लेकिन फिर भी ये तस्वीर एमपी के सियासी गलियारों में सुर्खियों में। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इन दोनों तस्वीरों के बीच क्या रिश्ता है। दरअसल भोपाल में कांग्रेस सीएम शिवराज के खिलाफ धरना दे रही है। धरना किसानों की समस्याओं को लेकर था। धरने की अगुवाई कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का आरोप था कि वो किसानों की समस्या को लेकर सीएम शिवराज चौहान से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा है। मुलाकात का समय देकर कैंसिल कर दिया गया, लिहाजा उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। दिग्विजय सिंह का साथ देने के लिए कमलनाथ छिंदवाड़ा से आ रहे थे। दूसरी तरफ सीएम शिवराज सोनकच्छ के दौरे पर जा रहे थे। दोनों नेताओं के बीच स्टेट हैंगर पर मुलाकात हुई। 15 मिनट तक बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों अपने अपने तय कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस वीडियो से कमलनाथ फंस गए। इस वीडियो को लेकर ये सवाल खड़े हो गए कि जब स्टेट हैंगर पर मुलाकात हुई, ऐसे में कांग्रेस ये कैसे कह सकती है कि शिवराज मिलने का समय नहीं दे रहे। इस सवाल पर सफाई खुद एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री से सुनी। छिंदवाड़ा से आ रहा था, मैं छिंदवाड़ा में था जब मेरा हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। शिवराज जी का हेलीकॉप्टर कहीं जा रहा था, तो वहीं टारमैक में ही हमारी मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि दिग्विजय सिंह जी मुझसे टाइम मांग रहे हैं, धरना कर रहे हैं, मैं तो उनको बड़ी खुशी से टाइम दे दूं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो टाइम मांग रहे हैं आप दे दीजिए। पर यहाँ आके मैंने दिग्विजय सिंह से सुना कि वो 1.5 महीने से टाइम मांग रहे हैं और आज का टाइम फिक्स हुआ था जो कैंसिल हो गया। तो जब मैंने दिग्विजय सिंह को फोन लगाया कि मुझे शिवराज सिंह जी मिले, जैसे मैं पहुंचा, मिले टारमैक पर बाय चांस, और उन्होंने कहा आप धरना कर रहे हो? कहते हाँ मैं धरना में बैठा हूं। तब मैंने कहा मैं आता हूं। यही बात। हालांकि कमलनाथ के भोपाल पहुंचने के बाद थोड़ी देर तक प्रदर्शन का दौर चला और जैसा कि कमलनाथ ने अपने बयान में कहा था, सीएम ऑफिस से मुलाकात के लिए दिग्विजय सिंह को 23 जनवरी का समय मिल गया, जिसके बाद धरना खत्म हो गया। 12 बजे का समय उन्होंने दे दिया है। मैंने कहा इस बार कैंसिल हुआ तो फिर आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, उनका साथ मेरी जिम्मेदारी। मैंने कहा ठीक है, स्वीकार। 23 तारीख को मिलेंगे 12:15 बजे। बता दें कि जब भोपाल में कांग्रेस सड़क पर मोर्चा खोले हुए थी, शिवराज देवास में किसानों के बीच अपनी सभा कर रहे थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली आगरा ट्रेन रूट पर मालगाड़ी के 1 दर्जन से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। भूतेश्वर और वृंदावन स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है, जिसके चलते आगरा से दिल्ली के रूट पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आगरा से दिल्ली जाते समय मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। पिता मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस ऐलान के बाद करहल के लोग क्या सोचते हैं, अखिलेश के लिए करहल में क्या माहौल है, ग्राउंड जीरो से ये चुनावी पड़ताल देखिए। मैनपुरी जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर मुलायम के गृह जिले इटावा के करीब है करहल विधानसभा क्षेत्र। अखिलेश की सरकार में बनाई गई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी इस करहल इलाके के बीच से गुजरती है। इटावा हो या मैनपुरी, दोनों ही समाजवादियों का गढ़ है और लिहाजा मैनपुरी के करहल में विकास का काम भी खूब दिखता है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र की हालत ठीक ठाक कही जा सकती है, क्योंकि 30 के करीब कॉलेज हैं। मैनपुरी के करहल से ही नेताजी ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई की और जिस जैन इंटर कॉलेज से वो पढ़े लिखे, बाद में वहीं शिक्षक बन गए। जब नेतागिरी करने लगे तो मैनपुरी नेताजी की कर्मभूमि बनी और अब बेटे अखिलेश यादव ने मैनपुरी में कदम रखा है। ऐसे में करहल सीट से अखिलेश के चुनाव लड़ने को लेकर इलाके के लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। ये वही जैन इंटर कॉलेज है जहां मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले पढ़ाई भी यहां पे की, फिर यहां पे शिक्षक बने और आज भी ये जो जैन इंटर कॉलेज है, इस इंटर कॉलेज में कहा जाता है कि यादव परिवार की सहमति के बिना
कोई भी यहाँ पे शिक्षक नहीं बन सकता है। इतना बड़ा प्रभाव नेताजी के ज़माने से लेकर अब तक इस जैन इंटर कॉलेज में है और अभी भी यहाँ पे बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यादव परिवार से आकर्षित हैं और इसी वजह से युवा हों, बुजुर्ग हों या समाज के अलग अलग वर्ग, हर कोई अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर खुश है। तो चलते हैं इस कॉलेज के अंदर और बात करते हैं यहाँ के टीचर्स और बाकी स्टाफ से। प्रिंसिपल साहब, अखिलेश जी करहल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, इस फैसले को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है। कल जब टीवी पे देख रहा था और एक पट्टी जैसे ही निकल के आई कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करहल से अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हम लोगों की उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। हम सब के सब अति उत्साह में हैं और अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे इस करहल विधानसभा को अपनी कर्मभूमि के रूप में। अखिलेश जी को प्रचार करने आने की जरूरत है कि आप ही लोग जिता लें? कोई आवश्यकता नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़े, यहाँ पे उनके आने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नामांकन करें और नामांकन में भी फुर्सत हो तो आ जाए, नहीं तो ऑनलाइन हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से लाखों मतों से जीतेंगे। ऐतिहासिक जीत होगी। प्रदेश में सबसे बड़ी जीत करहल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की होगी। इसी करहल क्षेत्र के रहने वाले नत्थू सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को राजनीति में लाने का काम किया। नत्थू सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री सुभाष यादव तो कहते हैं कि करहल में इतना विकास हो चुका है कि अखिलेश से कोई डिमांड ही नहीं है। करहल में उन्होंने पहले से ही बहुत कुछ कर दिया। हमारा करहल जो है बहुत ही विकासशील है और कोई गांव ऐसा नहीं जहां सड़क पक्की न हो। कोई डिमांड नहीं, हमारी डिमांड केवल एक ही है, अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़े और भारी बहुमत से जीते। सुभाष यादव कहते हैं कि अखिलेश बस सिर्फ नामांकन भर दें, बाकी चुनाव जिताने का काम यहाँ की जनता, यहाँ के युवा कर देंगे। यही भाव करहल के मुख्य बाजार में हमें दिखा। मैं करहल के बाजार में मौजूद हूँ जहाँ एक मूंगफली की दुकान। इन लोगों से बात करते हैं। ये बताए भैया, अखिलेश जी करहल से चुनाव लड़ेंगे, ये सुना आप लोगों ने? हम क्या बता दें, हाँ लड़ेंगे। खुश हैं? बहुत कुछ है, वो भगवान है। कौन भगवान है? अखिलेश भैया, और कौन। अच्छा रहेगा माहौल। हाँ हाँ, अखिलेश जी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं दिक्कत होगी। अखिलेश के भैया जीतेंगे, यहाँ से जीतेंगे। वो क्या करें आप लोगों के लिए? विकास बहुत किया है सर, हाईवे निकलवाया है, सैंपई में हॉस्पिटल बनवाया है और इस करहल के विधानसभा में बहुत विकास कराया है। आपको क्या लगता है अभी अखिलेश जी से क्या मांग करेंगे कि अगर वो विधायक बन गए, उनकी सरकार आई, मुख्यमंत्री बन गए, तो करहल के लिए उनको क्या करना चाहिए? करहल के लिए सब कुछ कर चुके हैं, अब कुछ नहीं, कुछ बेरोजगार हैं, उनको सेट करना है बस। और करहल में खूब विकास हो चुका है पूरा। यहाँ रामराज्य पहले से आ गया? पहले से ही रामराज्य नेताजी का ही दिया हुआ विकास है यहाँ मैनपुरी के अंदर। करहल में बाबा की सरकार 5 साल रही, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है सिवाय गैया बछड़ा टिंडिल के खेतों में कर दिए। पूरी रात आदमी रखाता है। तो अखिलेश जी को चुनाव प्रचार करने आना है कि बिना चुनाव प्रचार के ही जीत जाए? अखिलेश ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफा चुनाव है। कोई ऐसा भी है क्या कि जो भाजपा को वोट देने वाला है? कोई नहीं। कोई भाजपा वाले एक हाथ उठा दे, कोई हो तो। अखिलेश की प्रदेश टॉप जीत होगी। यूं तो बीजेपी का नाम लेवा कम ही दिखा, लेकिन एक जगह 2 कार्यकर्ता जरूर दिखे जहां दोनों ओर से दिलचस्प बहस हुई। इतनी बड़ी भीड़ में सर, मैंने अभी पूछा थोड़ी देर पहले कि भाजपा का कोई है, तो एक भी वोटर नहीं मिला। आप लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का वोटर जमीनी स्तर का वोटर है। यहाँ जन कल्याणकारी ऐसी हजारों योजनाएं चली हैं जिन्होंने आम जनजीवन को के स्तर को उठाने का काम किया है। बीजेपी वाली अपनी जमानत जब्त करा के मानेंगे, 5000 वोट नहीं मिलेंगे जो ये सपने देख रहे हैं यहाँ से अखिलेश जी को आने के लिए। इससे पहले भी चुनाव हो चुका है। इससे पहले भी रमा साकी जी यहाँ चुनाव लड़ चुकी हैं। वोट पड़ने मान लेके जीता हुआ एक सिंगल बूथ पे जमानत नहीं बचा पाएंगे। बाबा जी की सरकार है और बाबा जी की सरकार रिपीट करेगी और अखिलेश को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। माननीय नेताजी गए थे दिल्ली, वो आ गए दिल्ली, और अखिलेश जी गए थे लखनऊ, वो आ गए लखनऊ। खत्म शायरी। आप सैफई क्यों आए, करहल क्यों आए? आपको लड़ना चाहिए था कन्नौज, आपको फिरोजाबाद लड़ना चाहिए, आपको इटावा लड़ना चाहिए, आपको सदर आपका ये है ही नहीं। ये तो बीजेपी वाले हैं, ये सब उल्लू बना रहे हैं, सब चीजें बेच दी, सब चीज बेच दी। रेलवे
ये जनता जानती है कौन उल्लू बना रहा है और कौन उल्लू है। अब एक नजर डालिए करहल की जातीय गणित पर और समझिए कि क्यों यहाँ अखिलेश के परिवार की जय जयकार है। यादव वोटर 1,44,000, शाक्य वोटर 35,000, क्षत्रिय वोटर 25,000, लोधी वोटर 11,000, मुस्लिम वोटर 14,000, ब्राह्मण वोटर 14,000 और जाटव वोटर 34,000। तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? बीजेपी के इस आरोप के जवाब में अखिलेश यादव भी सवाल पूछ चुके हैं कि सीएम योगी गोरखपुर से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने सुरक्षित सीट तो चुन ली, लेकिन इस फैसले से उन्हें फायदा होगा या फिर नुकसान, इसी को लेकर सी वोटर ने सर्वे किया है। क्या निकले नतीजे आपको दिखाते हैं। सी वोटर के सर्वे में पूछा गया सवाल सबसे पहले दिखा देते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर अब हम लाने वाले हैं और इस सवाल के जरिए आप समझेंगे उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड है क्या। ये सवाल आपके सामने आ गया, सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने पर अखिलेश को फायदा या नुकसान। आप देख लीजिए, मामला एक तरीके से बराबरी पर अटका हुआ है, क्योंकि 42% अगर इसको फायदा बता रहे हैं तो 40% को लगता है सुरक्षित सीट से चुनाव मैदान में उतरने का नुकसान अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है। 18% पता नहीं में जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प ये मामला नजर आ रहा है। मामला टक्कर का है, आंकड़ा ये बता रहा है 42% फायदा बता रहे हैं, 40% नुकसान बता रहे हैं। और इस सर्वे में जो दूसरा सवाल हमने पूछा लोगों से, वो सवाल आपके लिए देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यादव परिवार है उसी से जुड़ा ये अगला सवाल कि भाई ये मुलायम सिंह यादव परिवार में सेंध से समाजवादी पार्टी को क्या चुनाव में नुकसान होगा। और जवाब देखिए, 52% लोगों का मानना है हाँ इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, 37% ना में जवाब दे रहे हैं, 11% कह रहे हैं पता नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नया उत्तर प्रदेश बनाने का वादा किया है, लेकिन कांग्रेस की इस घोषणा पर क्या सलाह दी कार्टूनिस्ट इरफान ने, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में राहुल और प्रियंका रोज रोज नए धमाके कर रहे हैं, लेकिन बाकी के कार्यकर्ता बेचारे सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, इसके अलावा शायद कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं होता कि उत्तर प्रदेश नया बनाने से पहले कांग्रेस अपने आप को नया बनाने के बारे में सोचती? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।